नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बारां में तनाव का माहौल बना हुआ है। देर रात एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। 4 से 5 लोगों ने सरियों से युवक पर हमला किया और हमले में युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। व्यापार महासंघ ने बारां बंद का भी ऐलान किया है। तो बारां से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 4 से 5 लोग इस हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। सरिये से ताबड़तोड़ हमला किया गया युवक पर। ये बारां में लगातार घटनाक्रमों में आज एक नया घटनाक्रम घट गया। इसका अंदेशा में पिछले कई दिनों से था। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के पुत्र पर हमला हुआ था कुछ दिन पहले। उस हमले के बाद लगातार हमारे 8 से 10 कार्यकर्ताओं की रेकी चल रही थी। हमने पुलिस प्रशासन को रोजाना अवगत करा रहे थे। आज भी एडिशनल एसपी को पूरा वाक्य बता के आए थे। पुलिस प्रशासन बारां का पूरी तरह फेल है। इनकी इंटेलिजेंस फेल है। इनकी सिर्फ इंटेलिजेंस को ये राजनीतिक बैठकों का पता करने में लगाते हैं और कहीं इनका कोई खुफिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। खुफिया तंत्र अभी लोग थोड़े आक्रोशित हैं, बाहर आए हैं। अभी इनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत करके जो भी है समझाइश की जाएगी। जो घटना में जो बारां से सहयोगी विपिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, पूरी जानकारी दीजिए मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट है, अभी क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर, ये भी बताइएगा जरा। बिल्कुल प्रियंका, लगातार जो है आपराधिक घटनाएं हो रही है और इन अपराधी और एक हिंदू पक्ष का मानना है कि लगातार एक समुदाय द्वारा इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो कल बीती रात भी जो है एक युवक पर कुछ लोगों ने जो है जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठन और उनके जो थे वो उग्र हो गए और वो जिला अस्पताल में मतलब सैकड़ों की संख्या में जुटे। उसके बाद अपना विरोध जताने के लिए वो शहर में एक विशेष जगह के लिए की ओर कूच करने लगे। इस दौरान जो है पुलिस काफी मशक्कत करनी पड़ी और एसपी से लेकर जो है 4 थानों का जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, आरएस जाब्ता जितना मौजूद था वो सारा पुलिस जाब्ता आनंद थाना में पहुंचा और बीती रात को जबरदस्त रात को 3 बजे तक लगभग हंगामा चलता रहा। अस्पताल में शहर के प्रताप चौक पे धर्मादा चौराहे तक लोग जो है रात को जुटे रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ना सिर्फ कर रहे हैं वो, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में उनका मांग है कि जो है आपराधिक घटनाएं हो रही है और कुछ विशेष लोगों द्वारा की जा रही है तो उनको पुलिस जो है सख्ती से कार्रवाई करे। जी बिल्कुल विपिन, और लोगों में डर का भी माहौल होगा जिस तरीके से युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन क्या ये पता चल सका है अभी कि कौन ये लोग थे जिन्होंने हमला किया? 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल, वो उनमें से कुछ जो है वो पहचान कर लिए गए हैं और जो कुछ उनके साथ है वो आरोपी उनको नहीं पहचान किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियंका ये हो रही है क्योंकि पुलिस ने जिस युवक के साथ मारपीट हुई है उसके बड़े भाई के साथ भी 4 दिन पहले ही मारपीट हुई थी। उसमें आरोपी हालांकि पुलिस ने पकड़ लिए थे और उनको पेश भी कर दिया था। लेकिन जो लोग थे, जो साथी थे युवक के, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि हमारे साथ जो है हमारी रेकी की जा रही है, हमारे साथ मारपीट हो सकती है। उसके बावजूद पुलिस ने जो है कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करी, कोई इंटेलिजेंस अपना नहीं दौड़ा और उसके छोटे भाई के साथ फिर से मारपीट कर दी गई। इसी से जो है विवाद उपजा था और उसका विवाद ये है कि आज जो है बारां जो शहर समेत जो पूरा जिला है, व्यापार महासंघ और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा पूरा जिला बंद रखा गया है। बंद के दौरान जो है आवश्यक सेवाएं जो है मेडिकल है हो चाहे पेट्रोल पंप हो, उनको भी बंद में शामिल किया गया। उनको भी ऐलान किया गया है कि वो ठीक है विपिन, लेकिन ऐसे में बड़े सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस की कार्यशैली पर। जब पहले ही जानकारी दे दी गई थी उसके बावजूद ये घटना घटी, ऐसे में बड़े सवाल। बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। बीच बचाव कराने आए युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया है। डीग थाना क्षेत्र के गांव बहज की एक घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में आपसी कहासुनी हो रही थी और इसी बीच कहासुनी ज्यादा बढ़ गई और मारपीट होने लगी। वहां पर जब बीच बचाव करने एक युवक वहां पर पहुंचा तो युवक को भी गोली लग गई। तो फिलहाल गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद युवक को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। डीग थाना क्षेत्र के गांव बहज की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट में एक युवक को गोली लगी है। फिलहाल लगातार युवक का उपचार किया जा रहा है। पुलिस मामले पर पहुंच चुकी है, मौका मुआयना किया और फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल से ये तस्वीरें हैं जहां पर युवक को भर्ती किया गया है। गंभीर हालत फिलहाल युवक की बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस बात को लेकर आखिर ये कहासुनी हुई थी और अभी क्या कुछ अपडेट है? युवक की क्या स्थिति है, क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, ये डीग कोतवाली थाना क्षेत्र का गांव है बहज, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर दो लोगों में आपसी कहासुनी को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसके बाद में जो है बीच बचाव करने एक युवक गया था और उसी दौरान जो है वहां पर फायरिंग हो गई और जो गोली थी वो बीच बचाव कराने जो युवक गया था उसके लग गई और उससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वहां पर जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने डीग अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीग कोतवाली पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उसने हालातों पर जो है आसपास के मौजूद लोगों से जानकारी ली कि आखिर किस बात को लेकर कि ये दो नौ पक्षों में झगड़ा हुआ था और कितने लोग इसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल था उसको जो है वहां पर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और पुलिस ने मौके से कुछ लाठी डंडे और झगड़े में जो है सामान जो उपयोग में लिया गया था उसको भी बरामद किया है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब फायरिंग की पुष्टि को नकार रही है कि फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन जो अस्पताल में जो चिकित्सक हैं और जो लोग हैं उनका कहना है कि जो युवक घायल अवस्था में आया था वो गोली से घायल हुआ है और फायरिंग हुई है, उसके बाद गोली लगी है। लेकिन पुलिस कह रही है कि पहले ये जांच की जा रही है, जांच के बाद ही जो है कुछ स्पष्ट किया जाएगा। जी प्रियंका। जी दीपक, पुलिस फायरिंग की बात को नकार रही है लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली लगी है युवक को, तो ये तो चलिए फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन क्या उन लोगों पर अभी कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने गोली मारी है? देखिए प्रियंका, होता क्या है कि जब दो पक्षों में झगड़ा होता है उसी दौरान सबसे ज्यादा जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और फायरिंग की पुष्टि नहीं करती, लेकिन बाद में स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर फायरिंग की गई थी और उसी से जो है दहशत फैली थी और ऐसे में ये जो घटनाक्रम है वो हुआ है और ऐसे में पुलिस जो है वो दोनों पक्षों की तलाश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में देर रात का ये मामला है, इसलिए अभी कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया और जैसे ही पुलिस का कहना है कि जैसे ही मामला दर्ज होगा दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिस युवक ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है उसकी तलाश की जा रही है, उसको भी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले में जांच करके आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। जी प्रियंका। जी, और दीपक बिल्कुल फायरिंग हुई है तो ये भी जांच का विषय है कि किन लोगों ने फायरिंग की और उनके पास बंदूक कहां से आए, वो लीगल है या इलीगल, इन तमाम मुद्दों पर भी जांच जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करौली की, जहां 7 दरिंदों ने बंधक बनाकर 24 दिन तक गैंगरेप किया। मामला करौली के सपोटरा का है, जहां एक विवाहिता को सपोटरा मोड़ से बहला फुसला कर ले जाने और 24 दिन बंधक बनाकर 7 लोगों द्वारा गैंगरेप करने तथा 5,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण छीनकर बेचने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि 7 मई को वो अपने पति के साथ 10:30 बजे गांव से सपोटरा आई थी। पति उसे अकेला छोड़कर सामान खरीदने चला गया। इस दौरान आरोपी भंवर उर्फ भूर सिंह पुत्र मोहर सिंह माली निवासी जाखौदा बाइक से उसके पास आया और उसने उसके पति द्वारा नर्सरी के पास बुलाने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। आरोपियों ने चेन्नई, जयपुर समेत कई शहरों में ले जाकर महिला से रेप किया। पुलिस ने गैंगरेप और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की आज 482वीं जयंती है। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पहुंचे हुए हैं। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर उन्होंने नमन किया। नमन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाराणा प्रताप को नमन किया गया है। आज दिन भर उदयपुर में तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप को लड्डू का भोग भी लगाया जाएगा और बताया जा रहा है कि ये लड्डू 482 किलो का होगा, जैसा कि आज 482वीं उनकी जयंती है और इसी को देखते हुए 482 किलो के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। और इसी खबर पर सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, किस तरीके का उत्साह है लोगों में और क्या कुछ प्रोग्राम्स वहां पर आज आयोजित किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए महाराणा प्रताप जयंती को लेकर समूचे मेवाड़ में एक उत्साह का माहौल रहता है और आज महाराणा प्रताप की जयंती है। ऐसे में सबसे पहले मोती मंगरी स्थित अश्वारूढ़ प्रतिमा पर महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अल सुबह यहाँ पर पहुँचे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर नमन किया। साथ ही एक भव्य हवन किया गया और 482वीं जयंती है। ऐसे में 482 किलो लड्डू का यहाँ पर भोग लगाया गया। हमारे साथ में इस समय महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह जी मौजूद हैं। लक्ष्यराज जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आपको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारे पास में इस राष्ट्र के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से एक सोच हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ये धरोहर उपलब्ध है और हमारे को उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। एक मुहिम आपने छेड़ी थी कि तिथि के अनुसार जयंती को मनाना चाहिए और उसका असर देखने को मिला कि उदयपुर में सारे जो आयोजन हैं वो तिथि के अनुसार हो रहे हैं। किस तरह की सोच थी? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। आज की तारीख में हम लोग हमारे संस्कृति से, हमारे मिट्टी से जुड़े हुए होने की बात करते हैं, पर उस चीज़ के ऊपर हमारे को कर भी दिखाना पड़ेगा, हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे उस चीज़ के ऊपर। आज हम लोगों का ये प्रयास कामयाब हुआ। राजस्थान जो है वो आज के दिवस के ऊपर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है। अन्य क्षेत्र भी आज के दिवस के ऊपर मना रहे हैं। हम हमारी संस्कृति से जितना जुड़े हुए रहेंगे, आने वाली भावी पीढ़ी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। आप उस परिवार से संबंध रखते हैं, महाराणा प्रताप के परिवार से आते हैं, ऐसे में क्या सोचते हैं किस दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए? देखिए, आज हमारे पास में ये हमारे को इतनी गहरी हमारी संस्कृति है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे को बताने वाली जो वो संस्कृति है, इसकी तरफ हम लोगों को वापस कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। इसके प्रति हमारे को वापस अपना रुझान जो है कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा और वो सीख के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे बड़े बुजुर्ग चले हैं, जिस रास्ते पे हमारे बड़े बुजुर्ग चले हैं और जिन कठिनाइयों का सामना किया है, स्वाभिमान के साथ में कहीं समझौता नहीं किया है, आज हमको भी इस 21वीं सदी के अंदर भी उसी सोच के ऊपर चलने की एक आवश्यकता है। महाराणा प्रताप जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देखिए, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा महाराणा प्रताप की उस अश्वारूढ़ प्रतिमा की तस्वीर में आपको जो है वो मूर्ति में आपको दिखाऊंगा जहां पर पूजा अर्चना की गई है। कुछ देर पहले ही यहां पर महाराणा प्रताप के जो वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उन्होंने इस हवन में भाग लिया था। हवन यहां पर किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर ये सारे कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं और ये जो लड्डू आप देख सकते हैं 482 किलो का ये वो लड्डू है जो महाराणा प्रताप को भोग लगाया गया है। आज महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती है। ऐसे में 482 किलो लड्डू का भोग महाराणा प्रताप को लगाया गया। आज का दिन ऐतिहासिक बने, यादगार बने, ये कोशिश की जा रही है और ये उदयपुर की काफ़ी प्रसिद्ध प्रतिमा है, मनमोहक प्रतिमा है, जहां पर सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पहुंचे हैं और महाराणा प्रताप को नमन किया है। जी बिल्कुल। और कपिल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर नमन किया गया और 482 किलो का लड्डू का भोग भी लगाया गया है। लेकिन कपिल, और उदयपुर में और भी जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर? हाँ जी, देखिए आज के दिन की अगर बात करें तो इस दिन की शुरुआत जो है वो महाराणा प्रताप को नमन करने के साथ में हुई है। उनके यहाँ जो अश्वारूढ़ प्रतिमा है वहाँ पर पुष्पांजलि करने के साथ में आज के दिन की शुरुआत महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आज क्षत्रिय महासभा के कई प्रमुख आयोजन यहाँ पर होने हैं। भव्य शोभा यात्राएं विभिन्न वर्ग जो है वो आज उदयपुर में निकालेंगे और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो RSS का भी एक
प्रताप गौरव केंद्र में होना है, जिसमें मंत्री जी, गजेंद्र और सिंह शेखावत बिल्कुल बिल्कुल और लगातार हम देख जो भी प्रमुख पा रहे हैं लोग हैं, वो कितना इसमें उत्साह शामिल है होंगे। लोगों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अपने परिवार के साथ देखी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और अन्य मेहमानों के साथ आए थे। फिल्म देखने के बाद अमित शाह ने फिल्म की कहानी की तारीफ की है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर राजकुमारी संयोगिता का रोल भी निभा रही हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी, जिसके बाद खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा, मेरे लिए बहुत ही भावुक और गर्व की शाम। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्राट पृथ्वीराज देखी, इसके लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनकी हमारी फिल्म के लिए प्रशंसा ने हमारी मेहनत सफल कर दी। हमेशा आभारी रहूंगा। तो अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है कि उन्होंने उनकी फिल्म देखी, इसके लिए वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार और अन्य कैबिनेट मंत्री और अन्य मित्रों के साथ अक्षय कुमार की फिल्म देखने पहुंचे थे। सम्राट पृथ्वीराज उन्होंने देखी और जमकर फिल्म की प्रशंसा की और इसके साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार की भी उन्होंने प्रशंसा की। फिल्म की कहानी की उन्होंने खूब तारीफ की है। तो वहीं फिल्म देखने के बाद जब अमित शाह ने तारीफ की तो अक्षय कुमार ने इस पर ट्वीट करते हुए अमित शाह का बोला, आभारी रहूंगा। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। सीकर से ये बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। NH 52 पर यह सड़क हादसा हुआ। खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालु ट्रक की चपेट में आ गए और इनकी कार बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आई और इससे 3 यात्रियों की मौत हो गई। तो फिलहाल जो घायल हैं उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रफ्तार ने एक बार फिर से कहर बरपाया है और सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। NH 52 पर यह भयंकर हादसा हुआ। ये श्रद्धालु खाटू श्याम जी जा रहे थे और इसी दौरान इनकी जो कार थी वो ट्रक की चपेट में आ गई और ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल घायलों को सीकर रेफर कर दिया गया, यानी कि उनकी भी हालत गंभीर बनी होगी। सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरी जानकारी दीजिए हादसे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो 3 युवक हैं, ये 4 युवक थे टोटल, जो पिलानी से जो है अपने खाटू श्याम जी जाना बताया जा रहा है और रानौली थाना इलाके में पलसाना के पास इनकी जो कार है वो अनियंत्रित होकर के और ट्रक में जो घुसी है उसमें जो प्रारंभिक तौर पर जो 3 युवक हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और एक जो है उसको गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। रानौली पुलिस जो मौके पर पहुंची और उसके बाद जो ट्रक है उसको जो कब्जे में लिया गया है। इसके साथ साथ थोड़ी देर के लिए हाईवे पर जो है जाम भी लग गया था, उसको भी पुलिस ने खुला करके और जो यातायात है वो सुचारू करवाया। जी लेकिन संदीप, क्या ये पता चल पाया है कि ये जो कार थी वो बेकाबू कैसे हो गई? क्या रफ्तार ज्यादा था ये वजह रही या कार में कोई खराबी आ गई थी?
जी देखिए, अभी कोई बहुत ज्यादा स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सुबह सुबह का जो समय था इसकी वजह से या तो जो है स्पीड ज्यादा हो सकती है, या चूंकि सुबह सुबह नींद का असर भी रहता है तो झपकी आने की वजह से भी यह हादसा हो सकता है। तो अभी पूरी तरह से जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि ट्रक में जो है वो पीछे से कार घुसी। संदीप, स्थिति साफ होगी तो उस पर भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज अजीबोगरीब वाकया पेश आया। बैठक के दौरान जाक्सू प्रधान और बीडीओ ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। ये मामला यहां तक पहुंच गया कि जाक्सू प्रधान के आरोपों के बाद बीडीओ सदन में रो पड़ी। उन्होंने कहा, प्रधान पति द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सदन में मेरे पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधान पति का पंचायत समिति में पूरा दखल रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो गाली गलौज करता है, धमकाता है, भय का माहौल बनाता है। उन्होंने जिला प्रमुख से कहा कि इस तरह के माहौल में तो हम काम नहीं कर सकते। मामले में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने खुद बीडीओ को ढांढस बंधाया और मामले में जांच की बात कही है। सर, ये जो भी मामला है इसको आप दिखवाइए, जांच करवाइए। हम भी इस पक्ष में नहीं है कि इनको कोई बेइज्जत करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा आपसे निवेदन है, नहीं आप 8 साल पहले मैं झूठ वाली वीडियो की किसी यहाँ की प्रधान ने मेरे पर भी आरोप लगाए थे। चप्पल दिखाती है, जूते दिखाती है। एक साल से सर, ये जो भी मामला है इसको आप दिखवाइए, जांच करवाइए। हम भी इस पक्ष में नहीं है कि इनको कोई बेइज्जत करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा आपसे निवेदन है, नहीं आप 8 साल पहले मैं झूठ वाली वीडियो की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।